पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने 50वें वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी 3,884 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक रैली की तैयारियां की हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गेहूं खरीद, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में किसानों की सहूलियत, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सराहना की और भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया। से 1 बजे से बारिश हो रही है, बारिश ख़त्म नहीं हो रही है। अब हम लोगों के पास ये अनाज नहीं मिल पाएगा, जहाँ तक है हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत मेहनत किया भैया, अब यहाँ रहा। अब लास्ट में जैसे तो वहीं प्रहलाद जोशी की सीएम से मुलाकात, साथ ही कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। गेहूं खरीद और सौर योजना पर समीक्षा। केंद्रीय मंत्री को बताते चले से की मुलाकात। गेहूं खरीद और सौर योजना, केंद्रीय मंत्री की योजनाओं की उन्होंने सराहना। प्रहलाद जोशी की सीएम से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं की सराहना। गेहूं खरीद और सौर योजना पर समीक्षा। केंद्रीय मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा। तो वहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयासरत गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना ट्रॉनिक सिटी पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फोन और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये चारों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और लंबे समय से साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे मौका देखकर राह चलते लोगों से मोबाइल फोन भी छीन लिया करते हैं। वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। 5 बाइक, मोबाइल और नंबर प्लेट। दिनांक 9/4/25 को थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम सुंदर, किशन, रंजीत और विनीत उर्फ कटप्पा है। इनके पास से 5 चोरी की गई मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन तथा 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। इस बरामदगी के आधार पर थाना टोनिका सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि ये अक्सर चारों मिलकर रेकी किया करते हैं और फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, फिर उन्हें झाड़ियों में छुपा देते हैं तथा साथ ही साथ राह चलते लोगों से फ़ोन भी छीन लिया करते हैं और एक बार झाड़ियों में इकट्ठा होने के बाद उसे ले जाकर दिल्ली के कबाड़ विक्रेता को बेच देते हैं। तो वहीं कोरोना काल के पूरनपुर क्षेत्र में गांव गजरोला जब्ती में लगभग 3 साल तक रहने वाले आरोपी कुलवीर सिंह सिद्धू की एनआईए की तलाश है और वहीं कोतवाली गेट के बाहर उसका पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसमें उसकी जानकारी देने वाले 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है।
बता दें कि कुलवीर सिंह जो हरियाणा के यमुनानगर के थाना जगाधरी स्थित खरवान का निवासी है, लंबे समय से फरार चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने इस आरोपी पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। तो वहीं कोरोना के दौरान कुलवीर सिद्धू ने पूरनपुर के गांव के गजरोला जब्ती में करीब 10 महीने तक समय बिताया था। इसके बाद उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर ग्रीस भागने में सफलता पाई। कुलवीर पर 10 लाख का इनाम। तो वहीं मलावा पुलिस ने परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले छात्र संदीप निवासी मड़िया बाइक चार मऊ को और गिरफ्तार किया है। मामला हजरत सदैयाना आलम का है, जहां मेमोरियल हाई स्कूल राघवपुर मालवा का है, या जहां संदीप ने अपनी जगह करम नाम से युवक को परीक्षा में बिठाया था। केंद्र व्यवस्था और संचल के दल के चेकिंग के दौरान करण संदीप बनकर परीक्षा देता पकड़ा गया। संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पूछताछ में सच्चाई सामने आई है। वहीं मामले में केंद्र व्यवस्थापक अशफाक हुसैन निवासी रोशनपुर बिलग्राम के एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो वहीं पुलिस ने अब आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले अगली खबर बरेली से है, जहां थाना इज्जत नगर पुलिस के मालव नगर शाम में बन्नूवाल नगर क्षेत्र में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्यवाही पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 8 पुरुष 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इस रैकेट की संचालन उर्मिला के किराए पर मकान को लेकर देह व्यापार का धंधा चला रहा था। खास बात यह रही कि भुगतान नगद के साथ साथ क्यूआर कोड स्कैन के जरिए डिजिटल माध्यम से भी किया जाता था। तो वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 28,500 रुपए नगद, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा चलाई गई गोपनीय हेल्पलाइन के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना इज्जत नगर में एक अनैतिक देह व्यापार का रैकेट चल रहा था। सूचना प्राप्त होते ही सीओ और एसएचओ इज्जत नगर द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम द्वारा मौके पर छापा मारा गया। वहां से कुल मिलाकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 8 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं। इनके पास में से टोटल 28,500 रुपए बरामद हुए हैं, 11 फोन बरामद हुए हैं। इन सभी पर मुकदमा संख्या 302/25 दर्ज कराया गया है थाना इज्जत नगर में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। एक हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता से नाराज परिजनों ने गुलाबी गैंग के साथ मिलकर थाने में जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं कर रही, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। तो वहीं गुलाबी गैंग की अगुवाई में परिजनों ने थाने में पहुंचकर हल्ला बोल किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने पुलिस के गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच का आश्वासन देकर भीड़ को शांत करने में जुटी है। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज अपने संगठन के साथ में जहानाबाद थाने आई हुई हूँ। यहाँ 8 तारीख को विभू नाम के लड़के का मर्डर हो गया था। 8 तारीख को मर्डर हुआ, लेकिन उसकी एफआईआर यहाँ दर्ज नहीं हुई। उनकी एफआईआर एसपी साहब जब आदेश किए हैं, 19 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद आज तक ना तो हत्यारोपियों को पकड़ा जाता है और ना तो मर्डर का खुलासा किया जाता है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? यहाँ जहानाबाद थाने में ये हो क्या रहा है? पुलिस
नाम की तो है नहीं, वर्दी पहने हैं। इनको न्याय देना चाहिए, इनको जनता की बात सुननी चाहिए। मर्डर होने के बाद भी अगर खुलासा नहीं होता तो खुलासा किया जाए। आज हम यहाँ एसओ साहब से मिलने आए हैं और मिल करके सारी जानकारी उनसे लेंगे। फिर भी अगर खुलासा नहीं होता 8-10 दिन के अंदर तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो वहीं जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में बिहुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम के एक बाग में युवक और युवती के शव एक ही दुपट्टे से पेड़ से लटके हुए पाए गए। स्थानीय लोगों ने जब ये दृश्य देखा तो इलाके में चीख पुकार मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतकों के परिजन और पुलिस ने दोनों शवों को नीचे उतारा। मृतकों की पहचान निशा, बनो और सूरज के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गंभीरता से तफ्तीश की जा रही है। थाना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में बिलारा के पास एक गांव में बाग है। वहां पे एक युवक और एक युवती दोनों के सौ एक पेड़ से लटके हुए पाए गए हैं। युवक का नाम सूरज है और इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें घटना से संबंधित सभी लोगों से बातचीत की जा रही है और जो भी फैक्ट निकल कर गया है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें फिलहाल परिजनों का कोई आरोप दोनों बातचीत की जा रही है। जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यूपी में गुरुवार की सुबह मौसम अचानक बदल गया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर सहित 25 शहरों में तेज बारिश हो रही है। वहीं पूर्वा हवा के साथ धूल भरी आंधी, तूफान और घने काले बादलों ने वाराणसी में दस्तक दे दी है। वाराणसी में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश शुरू हो गई है। वहीं तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई और पूरा इलाका धूल से ढक गया। कहीं काले बादल तो कहीं बूंदाबांदी। तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश। कहीं आपको बताते चले, कहीं काले बादल और कहीं बूंदाबांदी, साथ ही तेज आंधी के साथ हुई बारिश, जिससे गर्मी से लोगों को हल्की राहत भी मिली है। तो वहीं वाराणसी में अचानक बदला मौसम। तो वहीं हरदोई में आज सुबह से तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। पिछले दिनों में उमस और गर्मी से लोगों को काफी परेशान किया था, लेकिन आज के मौसम ने तेज हवाओं और बूंदाबांदी ने राहत का एहसास कराया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में कई हिस्सों में यह मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है। तो वहीं हरदोई और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिली है। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में भी मौसम ने करवट ले ली। रामनगरी में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं सुबह हल्की धूप निकलने के बाद दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और धूल भरी आंधी चलने लगी। इसी के साथ फिर से बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आ गया। तो वहीं क्षेत्र में खड़ी रबी के फसलें खेत में आ गई, खतरे में आ गई हैं। ऐसे में किसानों को गेहूं और चने की तैयार फसलों के नुकसान की आशंका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। लगातार गर्मी से परेशान लोग इस राहत से खुश नजर आ रहे हैं। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने न केवल तापमान को कम किया, बल्कि शहर का वातावरण भी ताजगी से भर दिया है। लोगों ने इस मौसम का आनंद लिया और गर्मी से राहत पाई।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये बदलाव मानसून की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जो प्रदेश में और भी राहत दे सकता है। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी ट्रॉनिका सिटी इलाके में एक कपड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दमकल विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आग की लपटें तेज होने के कारण आसपास के इलाकों में भी हलचल मच गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और जांच जारी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं दमकल कर्मी। साथ ही घटना में कोई जनहानि नहीं। कपड़े के गोदाम में लगी ये भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, साथ ही आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। साथ ही घटना में कोई जनहानि की अभी तक कोई खबर नहीं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगातार मशक्कत करती हुई। कपड़े के गोदाम में लगी ये आग, साथ ही आग के लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल किसी की जनहानि का कोई खबर नहीं है। घटना में कोई जनहानि नहीं। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कपड़े के गोदाम में लगी ये भीषण आग। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने 14 अप्रैल 2025 को भारतीय संविधान के निर्माता, दलित एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में हर स्तर पर जरूरी कानूनी अधिकार दिए हैं। साथ ही मायावती ने यह भी बताया कि बाबा साहेब ने बताए रास्ते पर चलकर काशी राम ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का विधिवत गठन किया था। मायावती ने बाबा साहेब की जयंती को विशेष रूप से याद करते हुए उनके योगदान को रेखांकित किया। उससे पहले मैं आज से 3 दिन के बाद दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, तो उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों को आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है। तो वहीं बरेली चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के पावन अवसर पर भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महाउत्सव बरेली में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के दोनों प्रमुख जैन मंदिरों में विशेष पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वर्ण कलशों द्वारा भगवान का जलाभिषेक कर नित्य नियम पूजन संपन्न हुआ। वहीं प्रदेश में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रशांत पटेल ने हरा ध्वज दिखाकर भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। तो वहीं शोभा यात्रा की शुरुआत जैन मंदिर बिहारपुर से हुई, जो इस्लामिया मार्केट, अनाथालय रोड और पटेल चौक होते हुए जैन मंदिर रामपुर बाग तक पहुंची। वहां भगवान जितेंद्र का अभिषेक जयकारों से भी के बीच संपन्न हुआ। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः नगर भ्रमण पर निकली, जो बरेली कॉलेज, नगर निगम मार्केट, पटेल चौक, नावल्टी चौराहा और घटनाघर से होते हुए जैन मंदिर बिहारपुर पहुंची, जहां यह धर्म सभास में परिवर्तित हुई। वहां
पांडुशिला पर विराजमान भगवान महावीर का श्रद्धालुओं ने पुनः अभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। महावीर जयंती के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकल रही है और ये जैन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। भगवान महावीर स्वामी का अहिंसा, सत्य और करुणा का जो संदेश है वो संपूर्ण मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और जो लोग इसको मानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, परेशान नहीं रहते हैं। भगवान महावीर ने पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम करा और आज उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धाम से निकाली गई शोभा यात्रा, आयोजित किए गए शांति धारा कार्यक्रम। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महावीर जयंती के अवसर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीने दो की आज भी उन्नति और प्रासंगिकता है जितनी 2500 साल पहले थी। सीएम मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा कि महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों की शिक्षाएं समाज को शांति, अहिंसा और सही गुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री का ये संदेश समाज के सौहार्द और शांति के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों को भगवान महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। लगभग 2500 साल पहले ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिनने अपने जीवन से जियो और जीने दो के सिद्धांत के आधार पर एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बनाई और सभी समाज को प्रकृति के साथ जीते हुए मूल हमारे जीवन का महत्व समझाते हुए जियो और जीने दो की भावना का एक तरह से पुनर्जागरण का बड़ा अभियान चलाया।